साथ यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2023। जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जामिनेशन हब चैनल पर आपको ईवीएस की यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी गई है। और ये जो है आपकी यहाँ पे क्लासेस 4 PM आती है दिन में, और दिन में 4 PM पर, ठीक है, देखना मत भूलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेशन। और फिर 8 PM पर आएगी आपकी सीडीपी की। ओके, बहुत बेस्ट सेशन है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, 30 MCQ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और जिस फ्रेंड्स ने भी अब तक एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देखो। टारगेट सीटेट दिसंबर 2023, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ। और ये इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की क्या स्थिति है। तो आपको मैपिंग का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए अगर आप यहाँ पे जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में ईवीएस में, है ना, क्योंकि आपको जो है इसमें पूरे इंडिया का, चलो वर्ल्ड की तो बात नहीं करते, लेकिन पूरी जो यहाँ पे हमारी इंडिया है इसमें कहाँ पे कौन सा स्टेट है ना, इन सभी का आपको जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो भारत में बिहार के सापेक्ष, अब बिहार किधर है भाई, अब देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे बना लेते हैं, 1 मिनट, अब यहाँ पे थोड़ा सा भी बन रहा, कोई नहीं, है ना। तो बिहार की जो स्थिति है यहाँ पे है, यहाँ पे यूपी है, तो यहाँ पे है बिहार। ओके, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर बिहार के सापेक्ष तो उत्तर में हो गया। और फिर गोवा किधर होगा, फिर गोवा आपका यहाँ पे होगा इधर, है ना। तो फिर देखो ये कैसे कैसे गया, तो पहले तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे ऐसे गोवा आएगा। तो पहले किधर गया, उत्तर में, और फिर किधर आया यहाँ पे आपका पश्चिम में, और पश्चिम में से फिर दक्षिण पश्चिम में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से ये आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है, और आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है इनमें से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती है, जब सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, जब सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया इनमें से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। तो ये धीमी होती है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, डी ऑप्शन। जब सतह क्षेत्र और तापमान इन दोनों में कमी आती है ना, तब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे धीमी होती है। सतह क्षेत्र, है ना, टेम्परेचर, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर भाई टेम्परेचर जब आप यहाँ पे आग वाग जलाते हैं चूल्हे वगैरह में, है ना, तो जो आपने जो भी यहाँ पे बना रखा हुआ है इसमें पानी है, तो वाष्प के द्वारा ऊपर उड़ जाता है ना। तो वो किस रीज़न से उड़ रहा है, क्योंकि नीचे तो यहाँ पे सतह क्षेत्र में नीचे जो है यहाँ पे आपका पूरा ताप है ना, अच्छे से उसमें मतलब उसको हीट मिल रही है, और फिर ऊपर उसका जो वाष्प बन रहा है ना। कुछ चीज़ होती है कि पानी उड़ जाता है, आप देखते हैं कि सब्जी में इतना पानी डालते हैं लेकिन वो कहाँ जाता है ना, उड़ जाता है ना। तो यही होता है वो आपका वाष्पीकरण। तो ये फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, तो तब इसकी जो प्रक्रिया होती है, जब इनमें कमी, टेम्परेचर कम होगा, हीट कम मिलेगी, तो सिंपल सी बात है वाष्पीकरण भी कम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्या क्षमता है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति या फिर ग्राफिक। तो स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो हम चित्र के माध्यम से करेंगे। अब स्थान होगी, दूरी होगी, दिशा होगी, है ना। तो चित्र के माध्यम से तो बताएंगे ना कि भाई स्थान ऐसे होता है, दूरी इतनी ऐसे वहाँ पे नापी जाती है ना, दिशा इस तरीके से देखी जाती है। तो सब कुछ चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पे चित्रण कौशल होगा। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राइमरी लेवल पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। एनसीएफ 2005 में, एनसीएफ 1988 में, एनसीएफ 2000 में, एनसीएफ 1975 में। तो किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राइमरी लेवल पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी, वो की थी एनसीएफ 1975 में। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर यहीं पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रिवाज है, यानी कि स्थानांतरित जो यहाँ पे कृषि होते हैं ना, वो किस क्षेत्र में होते हैं स्थानांतरित।
तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव से हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा तो वो होगा यहाँ पे ए ऑप्शन की बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अब नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए, है ना, इनमें से ये सही नहीं है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, है ना। ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट भी आपका इस सेशन का क्वेश्चन बहुत ही दमदार और इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपरोक्त सभी। तो जो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पे जो है आपका बनता है एग्जाम्स में। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये भी है, जो मीथेन है ये भी है, जो जलवाष्प है ये भी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, जो ये हमारी सारी गैसें हैं ना, ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। अच्छा, भारत में चलो भारत में छोड़ो, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, है ना। चलो हम गैसों की बात करते हैं। जो हमारा ही वायुमंडल है ना, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है। सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन जो गैस है कितनी है, 78%। ओके, और ऑक्सीजन कितनी है, 21% है, और बाकी की यहाँ पे 1% है। ऑर्गन कितनी है, 0.93% है। तो इतनी आपकी ऑर्गन है ना, बाकी 1% में आ जाती है। इस तरह से ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट फिर हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। तो भारत में जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं ना, वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, या फिर ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है, या फिर ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो भारत में ठंडे जो रेगिस्तान होते हैं मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। क्योंकि ये जो है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं ना, तो इसलिए ये जो है मानसून से प्रभावित नहीं होते। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से यहाँ पे रेडी हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हमारा जो है नेक्स्ट इस सेशन का क्वेश्चन है कि ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर या फिर क्लोरीन। तो ताजमहल के पीले होने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सल्फर ऑक्साइड की, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है। तो बी ऑप्शन, जो सल्फर ऑक्साइड है ना, ये यहाँ पे ताजमहल के जो यहाँ पे ताजमहल का रंग है ना, इसमें पीले होने के लिए ज़िम्मेदार है सल्फर ऑक्साइड। ओके, तो ये भी आपको यहाँ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया। चोल, राजवंश, चालुक्य, काकतीय या फिर पल्लव। तो जो ये गोलकोंडा यहाँ पे है किला, ये किसने बनवाया। तो ये बनवाया काकतीय राजवंश ने। तो सी ऑप्शन होगा। अब गोलकोंडा किला किसने बनवाया, तो काकतीय राजवंश। ये सारी बातें आपको सारे पॉइंट्स याद रख लेने। अच्छा, इसमें जो आपका हिस्ट्री में एक आता है, जो किंग होता है, राजा होता है जो है ना, पहले जो यहाँ पे बादशाह होता था, ये होते थे इनमें मुगल में। तो इनमें वो कौन था जो कि बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं था, अनपढ़ था। तो उसका नाम यहाँ पे बहुत जाना माना है, और वो है अकबर। अकबर जो है ना ये बिल्कुल अनपढ़ था, है ना। इन पे कोई भी यहाँ पे पढ़ना लिखना नहीं आता था, बिल्कुल ये अनपढ़ थे। ओके, और देख लो फिर भी इन्होंने यहाँ पे भाई पहला ज़माना था, है ना, मुगल थे, अपना शासन किया बढ़िया, और क्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा सेशन का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या फिर बाहर। तो जो अदिश राशि है वो कौन सी है। इनमें से जो अदिश राशि है वो है द्रव्यमान, बाकी की आपकी ये सारी सदिश राशि है। तो अदिश राशि आपकी द्रव्यमान बनेगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। राशि कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है ना।
पूछा है कि अदिश राशि है तो वो है द्रव्यमान। अच्छा, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या फिर उत्तर। तो एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती तो वो यहाँ पे कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपारदर्शी। बिल्कुल, अगर गुजरेगी तो पारदर्शी होगा, नहीं गुजर रही है तो अपारदर्शी है। और क्या, 1 मिनट, कैसे जूम, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन। तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा ये बताना है। जब चंद्रमा की सतह पर तो 10 किलोग्राम है, तो यहाँ क्या होगा भाई पृथ्वी पर? तो बताइए आप भी कुछ यहाँ पे। अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे होगा 60 किलोग्राम। कितना होगा? यहाँ पर होगा 60 किलोग्राम। तो धरती पर तो 60 किलोग्राम होगा, और ऊपर अगर चंद्रमा में पहुँचा दिया ना उसको, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें 10 किलोग्राम ही होगा। ओके, नेक्स्ट, एक विलेय का विघटन दर ब्लैंक पर डिपेंड करता है? दाब, तापमान, सतह क्षेत्र या फिर भार। तो एक विलेय का विघटन जो दर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सतह क्षेत्र पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक विलेय का जो विघटन दर होता है वो सतह क्षेत्र पर डिपेंड करता है। सॉरी फ्रेंड्स, आइए भी नेक्स्ट देखते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। इनमें से कौन से ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के, यानी कि पेड़ों का संरक्षण, पेड़ों का बचाव कैसे करना है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को हम किस तरीके से, कौन सी सबसे बेस्ट यहाँ पे हमारी रणनीति होगी पढ़ाने की। क्या हम कक्षा में बच्चों के साथ बहस करेंगे तो ये गलत है ना? या फिर हम समूह चर्चा बनाएंगे, या फिर बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उन्हें पोषित करने में उनकी हेल्प करेंगे? तो यहाँ पे समूह चर्चा ये भी इतना बेस्ट नहीं होगा, पोस्टर बनाना इतना बेस्ट नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन है हमारा डी, कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। जी हाँ, बिल्कुल। तो बच्चों को एक पौधा कहेंगे बच्चों को कि आप भी एक पौधा लो और फिर अपने घर पे लगाओ या फिर स्कूल में लगाओ, है ना? देखो ये कैसे पोषित होता है, कैसे इनमें फिर आप जो है हमारी हेल्प करो, हम भी करेंगे, आपस में मिलजुल कर एक्टिविटीज़ के माध्यम से खुद से करो। तो देखो भाई, पेडालॉजी का सबसे मीन्स यही रहता है आपका कि बिल्कुल छात्र केंद्रित होना चाहिए। बच्चों के बारे में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स यहाँ पे नहीं सुनता हमारा पेडालॉजी, ठीक है? तो इस बात का आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है। सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इसे शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसमें बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे भी पीड़ित थे। तो सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर चर्चा की यहाँ पे, है ना, जिनसे उनके आसपास के जो पड़ोस है वो लोग उनसे पीड़ित थे। तो पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया, और इसे शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो जो नहीं होना चाहिए वो बताना है। तो इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने की मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा, है ना, ये होगा। सो फ्रेंड्स, आइए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। देखो, आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति थी, उसके बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के, प्रिया की टीचर है, फिर बच्चों के अनुभव पूछे, है ना? फिर उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए, है ना? आपातकालीन स्थिति पूछी, इमरजेंसी की, तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी दुर्घटना घटित हुई है क्या? एक टीचर ने। तो फिर बच्चों ने बताया, जी हाँ, बच्चों ने बताया कि आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव उन्होंने सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा,
विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रम से आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो यहाँ पे उन्होंने अब जो है उन्होंने बताया कि बिजली का झटका भाई है ना, सड़क दुर्घटना है ना, तो इन सभी पर उनको दिशा निर्देश भी दिए क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या होता है ना। एलपीजी गैस जो है, इलेक्ट्रिक चीज़ें जो है, इनसे कैसे आप दूर रह सकते हैं। तो ये इनमें किस तरह का दृष्टिकोण पैदा हुआ बच्चों में? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवनात्मक अधिगम दृष्टिकोण, या फिर अन्वेषण दृष्टिकोण, या फिर यहाँ पे मानवतावादी दृष्टिकोण। तो आंसर तो आप यहाँ पे दे चुके हैं, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, अन्वेषण दृष्टिकोण। सो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल आप यहाँ पे सभी फ्रेंड्स आ जाइए, बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। आइए फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं फिर, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या फिर कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर को प्रदान करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल जो समुदाय होता है, अब हम समुदाय में अगर हम सीख रहे हैं सभी आपस में बैठकर, तो समुदाय में सीखना एक जो है हमें वास्तविक जीवन से यहाँ पे जो है उनका एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है, बेस्ट बहुत होगा। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या फिर पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे जीवन के, बच्चों के बाहर के जीवन से जोड़ते हुए चीज़ों को यहाँ पे हमको उनके सामने रखना है और उनको अच्छे से यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे होगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। जी बिल्कुल, बाहर की चीज़ों को भी थोड़ा सीखिए और अपने जो है यहाँ पे हमें बच्चों के बाहर के जीवन से, उनकी जो दैनिक जीवन की यहाँ पे परिस्थिति स्थिति है ना, उन सब से लिंक करके जोड़ करके बच्चों को अच्छे से यहाँ पे सिखाना है। चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा, कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विकसित परिवार है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने ये सिखाया कि माता पिता पेरेंट्स, उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और अगर दादा दादी भी साथ में रहें तो फिर वो यहाँ पे एक जो है एक विस्तारित परिवार है, बड़ा परिवार है ना। तो परिवार की परिभाषा गलत है। रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या फिर शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या फिर परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर्स बनेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास आज की बहुत ही बेस्ट लगी होगी। अगर आपको ये क्लास आज की बेस्ट लगी है तो सभी फ्रेंड्स, और हाँ यहाँ पे यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस पेट की भी आपके सामने जो है वीडियो आएगी ज्योग्राफी वाली, है ना, वो बेस्ट यूपी पीसीएस और यूपीएससी वाली होगी, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम यहाँ पे आपसे विदा चाहते हैं, और फिर आपको जो है क्या करना है, अगर ये क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और वह शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बेस्ट कंटेंट है। तो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप कर सकते हैं, है ना भाई, आपका मन है तो ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, और हाँ ध्यान रखना और सेफ रहना।